नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रीवियस पेपर। हिंदी प्रीवियस पेपर के साथ साथ हमारे उत्तराखंड प्रीवियस पेपर की एक सीरीज चलाई जा रही है, आप उससे भी जुड़ो। बाकी आप अपना इसमें नंबर काउंट करना, कितने नंबर हमारे बनते हैं। जो हमारा संकल्प होता है शून्य से शिखर तक एक पॉइंट होगा, उसे पूरा विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, सुनेहू तात यह अमर कहानी किसकी आत्मकथा है। पहला क्वेश्चन आत्मकथा से पूछा, हिंदी साहित्य के ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी साहित्य से। इसके बारे में पढ़ने वाला अपना पूरी डिटेल में। पहले मंगलेश डबराल, गोरापंत शिवानी जी, उसके बाद पीताम्बर दत्त बड़ताल और शेखर जोशी। क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना गोरापंत शिवानी की ये आत्मकथा है। गोरापंत शिवानी के बारे में जो आपको याद रखना है कि पूछा जाता है गोरापंत शिवानी का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध बताना गुजरात के राजकोट से है। इनका जन्म 1923 में हुआ था, जबकि 2003 दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। संबंध कहां से गोरापंत शिवानी का? तो बताना गुजरात से। गोरापंत शिवानी को गोरा किसने कहकर संबोधित किया था? तो ये बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो गोरापंत शिवानी को गोरा किसने बोला था? तो बताना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बोला गया था। आत्मकथा याद रखना इनके बारे में, क्वेश्चन बनते रहते हैं। सुनेहू तातिए अमर कहानी। अन्य उपलब्धि जो इनके बारे में याद रखना, 1982 में 82 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था, जबकि 1997 में इन्हें हिंदी सेवा निधि पुरस्कार दिया गया। हिंदी सेवा निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दो महत्वपूर्ण पुरस्कार है इनके, याद रखना। अब बात कर लेते हैं इनके महत्वपूर्ण जो उपन्यास और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जैसे पहले क्या है आपका, याद रखना कृष्ण कली महत्वपूर्ण है, याद रखना। उसके बाद अतिथि, नेक्स्ट कालिंदी, नेक्स्ट चल, खुसरो, घर अपने। ये सब रचनाएं जो हमारे एग्जामों में कभी ना कभी पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है चंपा, चंपा के बाद शमशान, शमशान के बाद मायापुरी, उसके बाद आएगी केंजा, नेक्स्ट केंजा के बाद गेंदा, उसके बाद भैरवी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, इनके कुछ धारावाहिक पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाए इनके धारावाहिक बताओ, तो धारावाहिक क्या है पहला बताना, सुरंगमा। क्या नाम है धारावाहिक का? सुरंगमा। उसके बाद नेक्स्ट अगला पूछा जाए तो बताना रति विलाप, रति विलाप। उसके बाद सुरंगमा, रति विलाप, मेरा बेटा, और इसी से संबंधित है तो याद रखना तीसरा बेटा। मेरा बेटा, तीसरा बेटा, रति विलाप और सुरंगमा, ये क्या है इनके? तो बताना धारावाहिक है गोरापंत शिवानी जी के। ठीक, उसके बाद इनका पूछा जाता है यात्रा विवरण बताओ। गोरापंत शिवानी का यात्रा विवरण हमारे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना चरेविति, चरेविति क्या है इनका? यात्रा वृतांत। ठीक है, तो याद रखना गोरापंत शिवानी के बारे में जो उपलब्धियां थी, ठीक है, ये हमारे एग्जाम में आते रहते हैं और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया हमारा पत्र लेखन से। हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाया, ऐसा कोई हमारा टॉपिक नहीं होता जिससे हम अपना क्वेश्चन ना उठाते, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। देखते हैं किस पत्र में सरकार का ऑर्डर होता है, किस पत्र में हमारे सरकार का ऑर्डर दिया जाता है। तो सरकार का ऑर्डर किस में होता है? तो बताना अधिसूचना पत्र जो होता है, इसमें क्या होता है हमारी सरकार का ऑर्डर होता है। सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है दूसरा, कार्यालय पत्र, इंपोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। कार्यालय पत्र पूछा जाता है, इसकी भाषा जो होती है, तो बताना इसकी भाषा होती है आपकी सूचना
पूरक होती है। उसके बाद किस शैली में लिखा जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, एग्जाम में बनते रहते हैं, किस शैली में है, तो ये बताना। कार्यालय जो हमारा पत्र होता है ये आपका उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। किस शैली में? उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये कार्यालय तक ही सीमित रहता है, ये भी याद रखना। इसमें जो भी चीजें जाती हैं कार्यालय तक ही रहती है, इसके बाहर नहीं जाती। जैसे कार्यालय के अंदर कोई देनी हो सूचना, उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई हो, किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ हो, ये सारी जानकारी, या कोई छुट्टी की जानकारी, पदोन्नति पदोन्नति किस में आती है, सब आपके कार्यालय पत्र के अंतर्गत ही आती है। उससे अलग जो दिया गया है हमारा अर्ध सरकारी, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ध सरकारी में इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसकी जो भाषा शैली होती है क्या होती है आपकी? उत्तम पुरुष शैली होती है। क्या होती है? उत्तम पुरुष शैली होती है। उसके बाद नेक्स्ट इससे अलग जो याद रखना कि अर्ध सरकारी पत्र हमारा टंकण विधि पर लिखा जाता है। टंकण विधि पर लिखा जाता है। कौन सा पत्र है हमारा जो टंकण विधि पर आता है? तो बताना अर्ध सरकारी है। ठीक है, यह पत्र हमारा व्यक्तिगत होता है, महत्वपूर्ण है। कौन सा पत्र है हमारा जो व्यक्तिगत हो सकता है? तो बताना अर्ध सरकारी होता है। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, मैं, या आपका शुभकारी, आपका आदरणीय, और इसकी जो भाषा हो सकती है तो बताना गोपनीय हो सकती है। ये सब इसकी विशेषता है। जैसे भाषा गोपनीय, मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत होता है, टंकण विधि में लिखा जाता है, उत्तम शैली होती है। जबकि सरकारी जो पत्र होता है, ये सरकारी पत्र होता है, इसमें हमारा मोध्य से शुरू किया जाता है, और इसकी जो शैली होती है, इसकी शैली हमारी अन्य पुरुष शैली होती है। क्या होती है? अन्य पुरुष शैली होती है। पत्र लेखन के बारे में याद रखना। यदि आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको पूरी पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है अशुद्ध। शुद्ध नहीं पूछा, अशुद्ध बताना है। वर्तनी कौन सी हमारी अशुद्ध है? अनुग्रहित, उज्जवल, आशीर्वाद, सन्यासी। कौन सा है हमारा जो अशुद्ध दिया गया है? देखो, सन्यासी शुद्ध लिखा है, आशीर्वाद भी शुद्ध है, उज्जवल भी शुद्ध है, अनुग्रहित गलत लिखा है। अनुग्रहित में जो ये रे दिया गया है, इसमें ऋषि वाला भी आता है, याद रखना। जैसे शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? अनुग्रहित। अब ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया? भाषा की सार्थक, अर्थात सार्थक का होता है जिसका अर्थ निकलता है। पहले यहां समझ लो। जैसे एक शब्द लिख देता हूं, मैंने शब्द लिख दिया कमल। मैंने जब कमल शब्द लिखा तो इससे पता चला एक फूल की बात हो रही है, या आपका एक लड़का भी हो सकता है, उसका नाम है, तो इसका एक अर्थ निकला है, तो इस कारण इसे बोलते हैं हम सार्थक। और यही पूछा गया भाषा में सार्थक लघुत्तम, अर्थात जो हमारे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है हमारी शब्द। यदि आप यहां से सार्थक शब्द हटा दोगे, और अब क्वेश्चन बनता है भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है, तब हो जाता हमारा वर्ण और इसके साथ ध्वनि। ठीक है, सार्थक हटा दो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो हमारी वर्ण होगी। वर्ण किस आधार पर हो जाएगी छोटी? लेखन के आधार पर। और जो ध्वनि होगी ये किस आधार पर हो जाएगी? हमारी उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो बताना वर्ण या ध्वनि। उसके बाद अगर सार्थक पूछेंगे तो शब्द हो जाएगा, जो हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद पूछा जाए भाषा की सबसे बड़ी इकाई। अगर सबसे बड़ी इकाई पूछा जाए तो बताना वाक्य होती है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है भाषा की? तो वाक्य होती है। जबकि सबसे छोटी अलग अलग तरह से पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा सार्थक, तो शब्द हो जाएगा। सार्थक हटा दोगे तो वर्ण या ध्वनि हो जाएगी। और वर्ण और ध्वनि में भी क्या है? अगर पूछेंगे लेखन के आधार पर सबसे छोटी, तब होगा वर्ण, और ध्वनि के आधार पर, सॉरी उच्चारण के आधार पर तो हो जाएगा ध्वनि। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप जब यहाँ आए हो, जुड़े हो, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। जो शून्य से शिखर तक का संकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। घोड़े का पर्यायवाची शब्द पूछा है, कौन सा हमारा घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है? तो याद रखना जो घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक होता है आपका दधी का, द और धी और का। दधी के बाद उसके बाद होता, याद रखना, नया है लिव लिवा। क्या होता है? लिव लिवा या लिव लिवी। उसके बाद नेक्स्ट होता है रवि सुत, रवि
सुत। उसके बाद होता है रवि पुत्र, दोनों रवि से आए हैं, रवि आपका सूर्य का होता है, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो याद रखना है, सैंधव होता है, घोड़े का, बछड़े का भी होता है। उसके बाद जो होता है हमारा बाजी, जो शर्त लगाई जाती है घोड़ों पर, उसे बोलते हैं बाजी। उसके बाद नेक्स्ट होता है तुरंग, घोड़े का, जबकि जो आसान होते हैं, जो आपको पता होगा, जैसे घोटक। उसके बाद है, यही हमारा पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और उसके बाद अश्व। तो ये सब हमारे किसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो याद रखना घोड़े के, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य जो शब्द हैं ये भी आपको याद रखने, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। बोला है आपको सारे क्वेश्चन लेटेस्ट मिलेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि आराम से आ गए और अपना टाइम पास में, एक एक पॉइंट ऐसा है जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। देखो क्या दिया गया हमारा, किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की थी, किसके द्वारा ये की गई है, क्या इसका हमारा आंसर होने वाला है। पहला दे दिया गया है लोक रत्न गुमानी पंत, उसके बाद तोता कृष्ण गैरोला, नरेंद्र सिंह नेगी और डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। किसके द्वारा कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की गई हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, किसके द्वारा, त्रिलोचन पांडे द्वारा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा है किन शब्द में एक हमारा तत्सम नहीं होगा, कौन सा होगा हमारा जो तत्सम रूप में नहीं होगा। कितने दे दिए, टोटल लगभग 16 है, 16 तत्सम में दिए गए, इसमें कौन सा हमारा तत्सम नहीं बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछने का तरीका सही है, ये क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, सब रिपीट क्वेश्चन है। अमूल दिया गया है, उसके बाद दिया दूसरा देत, उसके बाद दधि, उसके बाद स्वर्ण। तो अगर पूछा जाए देत क्या होता, तो ये होता आपका जो दिया होता है, कभी सोचो देत क्या होता है, दिया होता है। अमूल, दधि और स्वर्ण आपको पता होगा। उसके बाद तो पहला वाला तो सही है, सब हमारे इसमें क्या है, सब में तत्सम दिया गया है। बी में देखते हैं आम्र, स्वर्ण, कुपुत्र और कर्ण, ये भी सही है, इसमें भी सब क्या है, तत्सम है। ओष्ठ, जीवा, हस्त और प्रस्तर, प्रस्तर पत्थर, ये भी हमारे सब है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। जब 3 सही हो गए तो एक तो अपने आप छटना है, तो ये हो जाएगा। जबकि जो पूत दिया गया है, इसका क्या होता, ये होता हमारा पुत्र, तब जाकर हमारा ये भी सही हो जाता, तो हमें गलत छांटना था, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया हमारा बांधा था इंदु को किसने इन काली जंजीरों में। इसमें से हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, उपमा, रूपक, विरोधाभास और अतिशयोक्ति, कौन सा अलंकार है। बांधा था इंदु को जिसने इन काली जंजीरों में, ये इस तरह से पूछा जाता है, क्या हमारा आंसर होने वाला है। अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इंदु होता है सोच का उमंग, किसका होता है, सोच। ठीक है, अब देखो देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलंकार के बारे में। कि अलंकार पहले तो याद रखना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सजावट करना हमारे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, उससे अलग जो आपको याद रखना है, इसका पूछा जाए अलंकार का संस्थापक किसे बोला जाता है, तो बताना। आचार्य वामन को अलंकार का संस्थापक बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, बताना। सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा आचार्य दंडी द्वारा निर्धारित की गई थी, किसके द्वारा, आचार्य दंडी द्वारा। आचार्य दंडी का उल्लेख हमारे दक्षिण भारत के इतिहास में देखने को मिलता है, क्योंकि किसके दरबार में रहते थे, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आपने इनकी रचना भी सुनी होगी, महत्वपूर्ण है, जिसका नाम आता है 10 कुमार चरित्र। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रचना है, इनके बारे में याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, अलंकारवादी कवि किसे बोला गया है, अलंकारवादी कवि बोला गया है केशव दास जी को। किसे बोला है, केशव दास को। अन्य नाम केशव दास के तो याद रखना, अलंकार का सम्राट बोला गया है, अलंकार का सुल्तान बोला गया है, अलंकार का बादशाह बोला गया है, सब किसे बोला गया है, केशव दास को।
तो 3 व्यक्ति आ गए, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते जो हमारा क्वेश्चन था, बांधा था इंदु होता है सोच, सोच कभी बंध नहीं सकती, ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है, अर्थात कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमेशा कहता हूं हिंदी में परिभाषा पूछी जाती है, और परिभाषा में क्या पूछ लिया, विशेष अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं, अर्थात हम शब्द बोलेंगे और बात किसी और की होगी, जैसा बोल देते हैं चक्रपाणी, या ठीक है पीतांबर, या वज्रपाणी, तो ये जो विशेष नाम लिए जा रहे हैं, तो विशेष अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम योग रूप। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ये पूछा गया है रचना के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, तो बताना 3 होते हैं। पहला होता हमारा रूढ़, ठीक है, जो दूसरा होता है आपका यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़, जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं, ठीक है। जबकि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी संधि ना हो पाए। यौगिक शब्द जो 2 अलग अलग के योग से बने हो, यौगिक, और जो विशेष अर्थ रखते हो योग रूढ़ शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द है हमारा जो स्त्रीलिंग नहीं है। लिंग से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं होगा। लिंग शब्द की जो हम पहचान करते हैं किससे करते हैं, तो बताना लिंग शब्द की पहचान हमारी संज्ञा शब्द से होती है, ठीक है। किससे करते हैं, संज्ञा से करते हैं। कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है, पहले दिया गया सुरमुट, उसके बाद अंत्येष्टि, इच्छा या उपासना। तो इच्छा, उपासना और अंत्येष्टि हमारे स्त्रीलिंग है, जबकि जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए सुरमुट हमारा पुरलिंग शब्द है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शब्द युग्म से। पर्यायवाची याद है, आप इसे उड़ा सकते हो बिना किसी सोचे समझे। शब्द युग्म है, बताना आपको सही अर्थ। पहला दिया गया है सूत और दूसरा दिया गया है सुत। सूत और सुत पूछा गया है, तो सूत क्या होता है, ये होता है हमारा सारथी, जबकि सुत क्या होता है, पुत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची पता था, आप सोल्व करके ले जाओगे। अगर आपको पर्यायवाची नहीं पता होगा, आप यहाँ फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो दिया गया है सार्वनामिक विशेषण बताना है। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण बताना है, जिसमें हमारे सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्या परिभाषा होती है, अगर आपको परिभाषा का पता है तो आप सोल्व करके ले जाओगे। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहले देख लेते हैं जो दिया गया, उसने मुझे बुलाया, कुछ दूर दूर तक भी नहीं है। उसके बाद उस घर में, अब देखो ये आया है सर्वनाम, और घर आया हमारा संज्ञा। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसी आधार पर हो जाएगा। उस घर में मेरी सहेली रहती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं, किसी को कुछ दे दो, दूर दूर तक नहीं बनता। उसके बाद जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है, हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमारा लोकोक्ति से क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। क्या दिया गया है, जो चीज सामने हो उसके लिए किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है। निम्नलिखित में से जो वाक्य दिया गया है, इसमें उचित लोकोक्ति बतानी है। अर्थात जो चीज तुम्हारे सामने हो उसके लिए किसी चीज की प्रमाण की जरूरत तो पड़ती नहीं है, तो उसके लिए लोकोक्ति बतानी है। लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या होती है, तो लोकोक्ति हमारी पूर्ण वाक्य होती है। अब जो देख लेते, जो दिया गया है, जो चीज सामने हो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है, सही है। प्रमाण की क्या आवश्यकता, सही है। पहला दिया गया सांच को आंच नहीं, क्या ये हो सकता है। होनहार बीन बात के होत चिकने पात, क्या ये हो सकता है। मन चंगा कटौती में गंगा, क्या ये होगा। या हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात जो चीज तुम्हारे सामने है, ठीक है, वो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14, और क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, अर्थात किस ऑप्शन में उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग रहित शब्द का चयन करना है। उपसर्ग रहित शब्द का चयन करते हैं। पहला दिया गया है सुयोग, इसमें हमारा सु उपसर्ग है, और ये कौन सी भाषा का है, हिंदी भाषा का है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो दिया गया है अत्यधिक, अत्यधिक में कौन सा हमारा उपसर्ग होगा, तो इसमें हमारा अति उपसर्ग है। क्या होगा, अति, ये हमारा संस्कृत भाषा का है। उसके बाद अगला दिया गया है, यदि आपने सु निकाला होगा तो रेस का कोई मतलब नहीं होता, ये वाला रेस दिया गया है तो सु नहीं होगा इसमें। उसके बाद दूसरा दिया गया है दी देश, तो इसमें दी निकल आएगा, सही है। और ये जो दिया गया है हमारा दी कौन सी भाषा का, ये हमारा हिंदी का है, ठीक है। तो याद रखना किसमें क्या पूछा था, उपसर्ग रहित है, ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर होगा। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी से है, और क्या पूछा गया, प्रतीक्षा पूछा गया है। कौन से ऑप्शन में हमारा प्रतीक्षा शब्द शुद्ध दिया गया है, चारों में प्रतीक्षा ही दिया गया है। ये वर्तनी का दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आज की क्लास में। प्रतीक्षा कौन सा वाला शुद्ध रूप होगा, देखो ये बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए या सी में से बताओ कौन सा हमारा प्रतीक्षा शुद्ध रूप से होता है। प्रतीक्षा जो शुद्ध रूप में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रतीक्षा दिया गया है, बड़ी मात्रा के साथ आता है, याद रखना है प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, और क्या पूछा है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, अर्थात इसमें क्या होंगे, दो वाक्य होंगे, और दोनों वाक्य क्या होंगे हमारे स्वतंत्र होंगे। ये मैं इसकी परिभाषा आपको 1000 बार बता चुका हूं। संयुक्त वाक्य की परिभाषा बतानी है, संयुक्त वाक्य का चयन करना है, कौन सा हमारा संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य के लिए पहचान भी बता देता हूं, ठीक है। ये काम है अपना, जैसे क्या क्या आएंगे, पहला आएगा संयुक्त वाक्य में एक तथा शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद इसलिए शब्द का प्रयोग किया जाता है पहचानने के लिए, उसके बाद अन्यथा आएगा इसमें, अन्यथा के बाद लेकिन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, अन्य शब्द में एवं शब्द आएगा, उसके बाद या शब्द का प्रयोग किया जाता है, अथवा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और शब्द का प्रयोग किया जाता है, अतः शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब शब्द है, आपको कहीं मिल जाए संयुक्त वाक्य हो जाता है। पहला देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है, जो परिश्रम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और कोमा भी दे दिया, और कोमा हमारा किस में आता है, मिश्र वाक्य में आता है। मिश्र वाक्य क्या होता है हमारा, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे इसमें बोला है जो परिश्रम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, कहने का मतलब जो नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये हमारा मिश्र है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। अगला देखते हैं दूसरा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो संयुक्त पूछा है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, सरल वाक्य है, इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखते हैं, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, अलग अलग हैं दोनों, देखो इसमें लिख दिया मैं पढ़ता हूं अलग, वह गाता है अलग, दो स्वतंत्र वाक्य है, मैंने शुरू में लिख दिया था परिभाषा में, सही है। और शब्द से भी जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, और भी हमारा आ गया है। बस बताने का ये मेरा तात्पर्य है कि आप कहीं से भी गलती मत करना, हम इसे दो तरह से सोल्व कर जाएंगे, एक तो हम अपने वाचक चिन्ह से पहचान लेंगे, और दूसरा हम वाक्य को पढ़ने के आधार पर पहचान लेंगे, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा संयुक्त पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे को बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाते हैं, आगे को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, वर्णमाला से है। वर्णमाला के बिना तो आपको सभी को पता है कि वर्णमाला के बिना हमारे हिंदी अधूरी होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, किस क्रमांक में व्रतमुखी स्वर है, व्रतमुखी स्वर से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको जो देखो मेन चीज याद रखनी है, क्वेश्चन कहां से पूछा गया, पहले तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा, तो याद रखना होठों के आधार पर पूछा गया है। किस तरह से, होठ के
आधार पर स्वर। क्वेश्चन पूछा गया होठों के आधार पर स्वर। होठों के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो बताना सर 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक होता है हमारा व्रतमुखी। कौन सा होता है? व्रतमुखी, अर्थात जिसे बोलते समय हमारा मुंह बिल्कुल गोल हो जाए, व्रत आकार का बन जाए, उसे कहते हैं व्रतमुखी, जो होठों के आधार पर। दूसरा होता है अव्रतमुखी। अव्रतमुखी अर्थात उच्चारण करते समय जो हमारे स्वरों का उच्चारण करेंगे उसमें हमारा मुंह व्रत आकार का ना बने, उसे कहते हैं हम अव्रतमुखी। अब बात कर लेते हैं जो हमारे व्रतमुखी होते हैं। तो व्रतमुखी में होते हैं हमारे, एक तो आता ऊ, आप बोल के देखो बिल्कुल गोल हो जाएगा। फिर दूसरा वाला ऊ आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है हमारा ओ आ जाएगा, और उसके बाद अ आ जाएगा। ये क्या है? हमारे सब व्रतमुखी है। सही, आप किसी को भी बोल के देखो मुंह हमारा गोल बन जाएगा, व्रतमुखी हो जाएगा। सही है। उसके बाद जो बचे हुए आ जाएंगे हमारे अव्रतमुखी में, जैसे क्या आ जाएगा हमारा ए, बोल के देखो नहीं बनेगा, आ। उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। तो ये हमारे सर क्वेश्चन है व्रतमुखी और अव्रतमुखी से, यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था आप देख लेते, कौन सा हमारा व्रतमुखी स्वर नहीं है, आप इसे उड़ा सकते हो। कौन सा व्रतमुखी नहीं है? ठीक है, ये है हमारा आ, क्योंकि ये हमारा क्या है? अव्रतमुखी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। देखने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप सबको देख लो, सब जो ए बी सी हमारे कहा व्रतमुखी में मिलेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जब कभी भी होठ के आधार पर पूछे जाएंगे, पूछे जाए होठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो बताना 2 होते हैं। कौन कौन से? तुम्हारे दृष्टि पटल के सामने है। ठीक है, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 18 दिया गया है। लो, इसमें भी एक क्वेश्चन आया है और ये भी हमें वाक्य पहचानना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। कौन सा? हमारा शुद्ध वाक्य। ये टॉपिक हमारे एग्जाम में अभी जोड़ा गया है। सही है, करते हुए चलेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छोड़ दिया जाए। ए टू जेड कोई भी परेशानी हो, हिंदी का पूरा संकल्प है, ठीक है, कि 100% होगा, बिल्कुल टारगेट है। ऐसा नहीं है कि 20 आएंगे तो हम 10-15 नहीं, 19 तक जाएंगे। शुद्ध वाक्य बताना है। क्या दिया गया है? उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट, वह विलाप करके रोने लगा। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा देखी और इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तो ये देखो, सी को काटते हुए चलते, मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा देखी नहीं होता, मैंने बहुत प्रतीक्षा की होता है, तो ये यहां से कटेगा। ए और बी में से आना है निकाल के, वह विलाप करके रोने लगा। सही है, ये गलत लिखा है, वह रोने के बाद विलाप करने लगा, क्योंकि विलाप बाद में होता है। सही है, रोना पहले आता है, उल्टा लिख दिया इन्होंने, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपने आप ही आंसर बनेगा। क्या लिखा है? उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 19, और क्या दिया गया है इसमें? हमारा क्वेश्चन पूछा है कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है। कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है? तो हमें सकर्मक छांटनी है, अर्थात ऐसी क्रिया छांटनी है जिसमें जब हम क्या से प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिल जाए। क्या से प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिला तो वो हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया, और क्या से प्रश्न करने पर यदि उत्तर हमारा नहीं मिला तो वो हो जाता हमारा अकर्मक क्रिया। सही है, जैसे देखो पहले क्या लिखा? युवक टहल रहा है। सही है, टहलने की बात की गई है। क्या टहल रहा है? कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। आप ऐसा मत कर लेना कौन टहल रहा है तो उत्तर मिल जाएगा सर युवक टहल रहा है, कैसे टहल रहा है तो धीरे धीरे, ये नहीं, क्या से ही प्रश्न करना है बस। क्या टहल रहा है ये बताओ, क्या टहल रहा है? कुछ नहीं टहल रहा। तो ये हमारा पहले में क्या है? अकर्मक क्रिया है। उसके बाद रमेश ने मुझे पत्र लिखा। लिखना देखो क्या लिखा, उत्तर भी मिला, पत्र लिखा, पत्र की जगह दूसरा भी लिखा, मैसेज लिखा, पत्र लिखा, तो ये क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जो आंसर बन जाएगा हमारा। रमेश ने मुझे पत्र लिखा, ये हमारी सकर्मक क्रिया, यही हमारा आंसर है। अगला देख लेते हैं, हरदेव सोता है। क्वेश्चन करो क्या सोता है? कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। आप ये मत कर देना तेज तेज सोता है, तो तेज तेज से तो भैया कैसे से प्रश्न करेंगे,
प्रश्न कभी कैसे से नहीं करना, प्रश्न सिर्फ क्या से करना है। अगर आप ऐसे प्रश्न कर जाओगे कैसे सोता है तो आप कह दोगे तेज तेज सोता है या खराटे लेके सोता है, वो गलत है। प्रश्न सिर्फ क्या से करना है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो हमारे दिए गए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी देख सकते हो, आपको नहीं मिलेगा आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3-4 हमारे आ गए हैं। क्या पूछा है? उपसर्ग। देखो क्या दिया गया है, अभी, अति, अधि, अनु, मूलतः। किस भाषा के उपसर्ग है? एक ही मिल जाए हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं कि उपसर्ग और जो प्रत्यय हमसे बाहर निकल जाए, इतनी नहीं है, ये कोई अपना गलत नहीं हो सकता। देखते हैं, पहले दिया गया हिंदी। क्या हिंदी का, क्या फारसी का, क्या उर्दू का, संस्कृत का? तो बात कर लेते हैं हिंदी। पूछा जाए हिंदी में कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण होते हैं तो याद रखना, एक एक शब्द वाले हिंदी में आते हैं। जैसे ए आ गया, उसके बाद कु आया, नी, उसके बाद दू, दू के बाद सु, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका जो दिया गया है औ, औ के बाद अन, अन के बाद अध। अभी तक देखो हिंदी में तो कोई मैच नहीं हुआ जो ऊपर दिया गया है, उसके बाद अब। तो ये महत्वपूर्ण और भी आते हैं, ये होते हैं हमारे उर्दू के जो होते हैं, उर्दू के तो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे गैर होता है, दर होता है, ना होता है, ला होता है, फिल होता है, बे होता है, बद होता है, उसके बाद बर होता है, अल होता है, हर होता है, कम होता है। हम याद होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ निकलते चले जाएं, ठीक है। उसके बाद याद रखना खुश होता है, ठीक है। तो इस तरह वाले होते हैं, ये आपके याद रखने हैं आपको। खुश, इसमें होता खुश किस्मत वाला जो लिखते हैं, खुश किस्मत, ठीक है। सर भी इसी में आता है, तो ना इसमें मैच हुआ। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा हमारा। संस्कृत के हो जाएंगे। अब संस्कृत के जो होते हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। देखो संस्कृत के जो होते हैं हमारे, तो बताना सर इसमें हलंत आते हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट वाला शब्द भी अधूरा होता है, हलंत आते हैं। जैसे देखो हलंत आएगा निस, उसके बाद आएगा निर, उसके बाद प्र, प्रति, अभी, जो पहले ही उसमें दिया है अभी, पता चल गया होगा। उसके बाद अति, अति के बाद अधि, ठीक है। अनु, प्रति, सब मिल जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये उपसर्ग है, आपको याद रखना। किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका क्या है, सही, किसी भी तरीके से पूछ लो, हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपना कंटेंट हमारा ये पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताना। एक क्वेश्चन आपके लिए गिव अवे है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक एक पॉइंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं हमारे, जिन्हें विस्तार पूर्वक डिटेल में समझाया जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।